वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। मैं एडवोकेट विकास राजावत आप सभी का आपके अपने चैनल लीगल गाइड 360 पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सेक्शन 58 तक कंप्लीट कर लिया था और उससे आगे की सेक्शंस जो हैं सेक्शन 59 एंड 56 उसको हम आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बात करता है हमारी ऑफ ओरल एविडेंस, मतलब मौखिक साक्ष्य के विषय में। मौखिक साक्ष्य के विषय क्या होंगे उनके बारे में बात की जाती है। सिंपल लाइन में अगर समझें तो इस चैप्टर का पूरा मोटिव सिर्फ यही है कि कौन व्यक्ति है जो कोर्ट के अंदर गवाही दे सकता है मौखिक रूप से, किस चीज के लिए मौखिक रूप से गवाही दी जा सकेगी, किस फैक्ट को, किस तथ्य को मौखिक रूप से साबित किया जा सकेगा। सेक्शन 59 और 60 सिर्फ यही बताते हैं और इसी से एक अपना कॉन्सेप्ट निकल के आता है, हियर से एविडेंस कैन नॉट बी अलाउड एक्सेप्ट जो कंडीशंस हैं तब तक अलाउ नहीं होगा जब तक कि वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती, वो शर्तें फुलफिल नहीं हो जाती। एक्चुअल में सेक्शन 59 और 60 है वो हियर से एविडेंस को डिस अलाउ करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें सुनी सुनाई बात, हियर से एविडेंस का मतलब होता है सुनी सुनाई बात अलाउ नहीं होगा। मतलब सिंपल है कि कोई ए और व्यक्ति ने कोई चीज होते हुए देखी है या उसने सुना है या उसने अपने इंद्रियों से उसको क्या करा है, परसीव करा है, ऐसा व्यक्ति ही गवाही दे सकेगा। इसने अगर किसी और व्यक्ति को बताया है तो वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर गवाही नहीं दे पाएगा एक्सेप्ट जो कंडीशंस है हियर से एविडेंस, जो इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं उनके अलावा। तो आज के चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 59 टू 60 विथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ कंपेयर करके, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 7 जुलाई से हमारे कानून लागू होने वाले इसके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे कि क्या ऐड इन्होंने किया है। वो हम कंपेयर करके आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने उठने वाले हैं। आप कोर्ट के अंदर बोल सकते हो कि किसी फैक्ट को अगर कोई गवाह कोर्ट के अंदर आके ओरल जो मौखिक तौर पे गवाही दे रहा है तो आप बोल सकते हो उसको कि ओरल एविडेंस जो है वो कहां तक अलाउ होगा। क्या ओरल एविडेंस किसी दस्तावेज के अंदर कोई चीज लिखी है क्या उसको भी प्रूव करने के लिए होगा, क्या उसको प्रूव करने के लिए एलिजिबल होगा, या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर लिखा है क्या उसको एलिजिबल होगा। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं विकास राजावत आज के लेक्चर में आपको देने वाला हूं। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 59 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 54 हो जाएगी और जो बात करती है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस मतलब मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। मौखिक साक्ष्य द्वारा ठीक तथ्यों का प्रूव किया जाना, मतलब जो तथ्य कोर्ट के अंदर है, जो फैक्ट हैं उनको मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूव किया जाना। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग समझ लेते हैं और जो मौखिक साक्ष्य की बात हुई है पहले उसको समझ लेते हैं। तो एक ओरल एविडेंस जो है हमारा ओरल एविडेंस, ये हमारा सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन थी इसकी डेफिनेशन। और सेक्शन 3 की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑल स्टेटमेंट, सभी कथन इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो इंक्लूडिंग जिनको समाहित कर इंक्लूडेड वो भी स्टेटमेंट जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया गया है, विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर, जिनको कोर्ट क्या करता है
परमिट करता है, आज्ञा देता है, और उनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर करता है उनको कि उनकी आवश्यकता है कि वो उसके सामने बनाई जाए, किस लिए, ताकि किसी फैक्ट की इंक्वायरी हो सके। और किसके द्वारा बनाई जाए? विटनेस के द्वारा। सिंपल लाइन के अंदर मैं समझाऊं, सभी कथन जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकली रूप से भी दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की आज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, तो ऐसे सभी कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। और अधिक समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। पर इस सेक्शन 59 को समझाने के लिए, क्योंकि इसमें वर्ड यूज हुआ है ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, तो इसके लिए आपको ओरल एविडेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो और अगर इसको मैं इजी करूं तो किसी कोर्ट के अंदर किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए जज जिस साक्षी को अलाउ करते हैं कि वो उस चीज को प्रूव करे, वो ओरल एविडेंस होता है। ये तो बात हुई ओरल एविडेंस की। अब जो सेक्शन 59 है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर सेक्शन 54 हो गई है, उसके अंदर क्या ऐड हुआ है, क्या हटाया गया है और कितना कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, मैं ये आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले तो ऑल फैक्ट्स, सभी तथ्य, एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां से पढ़ते। ऑल फैक्ट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, तो सभी तथ्य जो है वो सभी तथ्य प्रूव किए जा सकेंगे, मतलब साबित किए जा सकेंगे ओरल एविडेंस के द्वारा, मतलब मौखिक साक्ष्य के द्वारा। सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूव किए जा सकेंगे। अब यहां से हम पढ़ते हैं इसको, एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक, तो एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे, एक्सेप्ट, सिवाय इसके, किसके? द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो दो चीज है ये, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इनके कंटेंट मतलब होता है अंतर वस्तु, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज लिखी है उसको नहीं प्रूव किया जा सकेगा मौखिक इससे और मौखिक साक्ष्य के द्वारा, और कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसके अंदर क्या है अंतर वस्तु, उसको नहीं किया जा सकता। तो मतलब सभी फैक्ट मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूव किए जा सकेंगे, सिवाय किसी दस्तावेज की और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर वस्तु के सिवाय। एक सिंपल लाइन बात अगर करें तो दस्तावेजों की अंतर वस्तु के सिवाय, दस्तावेजों की अंतर वस्तु, दस्तावेज क्या है? डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इनकी अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। यह है इस लाइन का मतलब। अब ये जो मैंने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये रेड कलर से किया हुआ है, इसका ये मतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर इस चीज को हटा दिया गया है। अच्छा, उसका रीजन क्या है? चूंकि इन्होंने ओरल एविडेंस के अंदर ही, डेफिनेशन के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिकल वर्ड यूज कर दिया है दस्तावेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट का स्कोप ऑलरेडी उस डेफिनेशन के अंदर बढ़ा दिया है कि ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। उन्होंने बता दिया कि दस्तावेज के अंदर ये चीज, डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज इंक्लूड है। तो इसलिए अब नए लॉ के अंदर सिर्फ ये लिखा एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूव किए जा सकेंगे। उसका रीजन ये, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हटाने का मतलब सिर्फ यही है कि जब ऑलरेडी, और जो हमारी सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशंस थी, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर तुम्हारे ई का सब क्लॉज 2 हो जाएंगी, उसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड ऑलरेडी ऐड करा हुआ है। तो इसलिए इस चीज को हटा दिया। डॉक्यूमेंट बोला मतलब कि डॉक्यूमेंट का मतलब अगर आप वहां से निकालेंगे तो बड़ा क्लियर सा निकलेगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली भी इंक्लूड है।
सेम ऐसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि वहां भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसको ऐड कर दिया है, उसके अंदर भी इसको इलेक्ट्रॉनिकली रूप से बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या है। तो डॉक्यूमेंट की अगर आप डेफिनेशंस देखेंगे उसके अंदर भी यही चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वजह से यहां पर जो ये चीज है इसको हटा दिया है। ये तो बात हुई है। अब इसको एग्जांपल के तहत समझाते हैं। जैसे सपोज करो कि कोर्ट के अंदर कोई एक फैक्ट एंड इशू के ऊपर डिस्प्यूट है, ठीक है, ये फैक्ट एंड इशू है कोई, ठीक है, ये कोई फैक्ट एंड इशू है। अब ए और बी के बीच डिस्प्यूट है इस फैक्ट को लेके, ठीक, ये फैक्ट एंड इशू है। अब इस फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड मान के चलो ये डॉक्यूमेंट दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट दिया गया, कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक, और एक ये चलो इसी में दे देते हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पेन ड्राइव ले लो या सीडी ले लो, कुछ भी ले लो आप जो भी समझ रहे हो, उसके अंदर कोई डाटा स्टोर है, ठीक है, डाटा स्टोर है। अब ये मान के चलो ये कोर्ट है हमारा, ये कोर्ट है। अब इस फैक्ट एंड इशू कहां चलेगा? कोर्ट में। अब इसके लिए ये दस्तावेज दिए गए हैं कोर्ट के अंदर। तो हमारी ये जो सेक्शन 59 है वो ये कहना चाहती है कि दस्तावेज के ऊपर तो आप क्वेश्चन उठा सकते हो, इसको तो प्रूव कर सकते हो, पर इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे ये लिखा हुआ था इसके अंदर, इसको मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकेगा। ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, ये सीडी एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, इसके ऊपर तो मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूव करा जाएगा सर, पर इसके अंदर कंटेंट क्या है, कंटेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता मौखिक साक्ष्य के द्वारा कि उसके कंटेंट के अंदर कोई चीज लिखी है। अब मान के चलो इसके अंदर की लिखी है कि ये जो वसीयत है ये इन्होंने इनके नाम कर दी थी। अब कोई गवाह ले आओ और वो ये कहे कि जी इसमें लिखा है तो ये इनके नाम हो गई। तो एक्चुअल में हमारी जो ये सेक्शन 59 है वो यही कहना चाह रही है कि कोई दस्तावेज है, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकेगा, उसको साबित नहीं किया जा सकेगा। पर बड़ा क्लियर है, डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसको ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव किया जा सकेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो कि एक प्रॉपर्टी में एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उस पेड़ में ए और बी दोनों लड़ रहे हैं, वो कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी में आ रहा है क्योंकि दोनों की बाउंड्री पे खड़ा हुआ है वो, और दूसरा बी बंदा है वो कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी में है। अब इस चीज को लेके वो कोर्ट गए, कोर्ट में डिस्प्यूट चला, दोनों के बीच फैक्ट एंड इशू बचा वो पेड़ कि किसका है। अब उसके लिए एक सी व्यक्ति जो है उसको वो गवाही के तौर पे ले जाते हैं। तो सी जो है वो मौखिक साक्ष्य से, अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा भी या कुछ होगा भी तो मौखिक साक्ष्य से केवल उसको प्रूव कर सकता है, पर उसके अंदर का कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर का कंटेंट क्या है, उनके बीच में क्या चीजें हुई थी, उसको प्रूव नहीं किया जा सकेगा। एक सिंपल लाइन के अंदर समझे, बड़ा सिंपल आप कोर्ट के अंदर समझना कि जैसे कोर्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट दिया गया है उसको ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकेगा। और ओरल एविडेंस क्या होता है? गवाही होती है कोर्ट के अंदर जो आदमी देता है कोर्ट की जांच के लिए, और कोर्ट जिसको अलाउ करता है वो ओरल एविडेंस होता है। तो उसके द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट के आप कंटेंट को प्रूव नहीं कर सकते, बाकी सभी फैक्ट प्रूव किए जा सकेंगे। ये कहती है सेक्शन 59। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर कह रहा हूं डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे तो क्वेश्चन उठाया जा सकता है, पर इसके अंदर जो फैक्ट है इसको ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव नहीं किया, मतलब ये अंदर का जो मटेरियल है इसको प्रूव नहीं किया जा सकेगा, डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकेगा। सिर्फ इतनी सी बात समझो। यही कहती मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 54 और इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 59। नेक्स्ट जो है हमारी सेक्शन वो सेक्शन 60 है। ओरल एविडेंस मस्ट टू बी डायरेक्ट। तो सेक्शन 60 जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 2023 के अंदर सेक्शन 55 हो जाएगी और मस्ट की जगह टू वर्ड आ गया है।
मस्ट को डिलीट कर दिया है और टू को ऐड कर दिया है। तो सेक्शन 60 है वो कहती है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अगर अभी के जो लॉ, आज का लॉ है इंडियन वैसे, उसके हिसाब से देखें तो ओरल एविडेंस होना ही चाहिए डायरेक्ट, प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ये कहना ये चाह रहा है। डायरेक्ट का मतलब है कि ये कह रहा है कि ओरल एविडेंस इनडायरेक्ट नहीं हो सकता, मस्ट बी डायरेक्ट, होना ही चाहिए। पर अगर आज का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कहता है मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना, टू आते ही चाहिए हट जाएगा, अब होना ही होना हट जाएगा, का प्रत्यक्ष होना बता रहा है कि मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। इतना अंतर इससे आ गया। अब इस सेक्शन को पढ़ते हैं और सेक्शन क्या कहती है वो उसको समझते हैं। तो ओरल एविडेंस must shall in all cases whatever we direct, that is to say if it is referred to। अब जो मैंने रेड से लिखा है ये हटा दिया गया है और जो ग्रीन से लिखा है ये ऐड कर दिया गया है। तो इसके अंदर से भी मस्ट हटा दिया है। जो पहले मतलब ये निकलता था कि मौखिक साक्ष्य, ऑल केसेस मतलब होता है समस्त अवस्थाओं, जो ये लिखा ऑल केसेस मतलब सभी केसेस को भी आप समझ सकते हो, मतलब समस्त अवस्थाएं। अवस्थाएं क्या होगी, उसकी स्टेजेस, चाहे इंक्वायरी हो चाहे ट्रायल हो, किसी भी स्टेज पे अगर गवाही ली जा रही है वो जो मौखिक साक्ष्य हैं वो डायरेक्ट ही होने चाहिए। ये है पहली लाइन का मतलब। ठीक, यदि वह है, ठीक। अब सेल वर्ड यूज करा है तो इसका मतलब यह कि मौखिक साक्ष्य सभी अवस्थाओं में डायरेक्ट ही होनी चाहिए, चाहे वे जैसी भी अवस्थाएं हों। मौखिक साक्ष्य सभी अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। यह पहली लाइन का मतलब है। इफ इट इज रेफर टू, इसका मतलब होता है यदि वह है। तो ये लाइन एक्चुअल में जो नीचे 1 2 3 करके है इनके पहले लिखी थी यदि यह, इफ इट इज रेफर टू, यदि ऐसा ये रेफर करे, यदि यह, तो क्या इफ इट इज रेफर टू अ एक्ट विच कुड बी सीन। पहली बात, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके प्री के क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर प्री। इफ इट इज रेफर टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, बात अगर ये हो कि कोई फैक्ट जो है वो किसी के द्वारा देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में। जब बात किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही सॉ इट। तो वह सच ऐसे ही साक्षी का होगा, मतलब विटनेस का होगा, जो ये कहता है कि उसने ऐसा होते हुए देखा है। बात अगर ये हो कि किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में हो, कि कोई तथ्य किसी ने देखा है, ऐसा जब क्वेश्चन उठता है तो ऐसे तथ्य के लिए अगर गवाही देने वाले की बात अगर होगी ओरल एविडेंस, तो ऐसी गवाही उसी साक्षी द्वारा दी जा सकेगी जो ये कहता है कि उसने ऐसा होते हुए देखा है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये ए है और ये बी है। ए के ऊपर एलिगेशन है बी के मर्डर के। अब इसके लिए सी को बुलाया जाता गवाही के लिए, तो सी की गवाही तभी, जो सी के ओरल एविडेंस तभी अप्लाई होंगे जब ये सी ने एक्चुअल में बी का मर्डर होते हुए देखा हो। अब सी मौजूद था, सी ने देखा कि ए ने किस तरह से चाकू मार के बी का मर्डर कर दिया, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, मौके का आई विटनेस।
इसने अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि ए बी का मर्डर कर रहा था। तो इसी की बात हो रही है। जब ये तथ्य है कि किसी ये तथ्य है कि किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो देखे जा सकने वाले ने सी ने देखा है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा। मतलब जो 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 विटनेस है उसका एविडेंस ही होगा जिसने जो कहता है कि उसने ऐसा देखा है अपनी आंखों से। अब इसी को और करें, मान के चलो जो सी व्यक्ति है वो डी को बता देता है कि मैंने देखा कि ए ने बी को चाकू घोप घोप के मार दिया। तो यहां पे ये लाइन ये कह रही कि डी व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता है। मतलब सुनी सुनाई हेयर से एविडेंस, सी ने डी को बताया, तो अब डी गवाही दे दे, पता तो इसको भी बात है क्योंकि सी ने बताया हुआ ऐसे। तो ये जो रूल है 50-60 का जो क्लॉज 1 है वो यही कहता है कि अगर क्वेश्चन जब उठता है कि किसी तथ्य को किसी ने देखा है, तब गवाही वही व्यक्ति दे सकता है एविडेंस के लिए जिसने वो होते हुए देखा हो, जो ये कहता है कि उसने ऐसा होते हुए देखा है। पर यह गवाही नहीं दी जा सकती जो ये कह के उसने किसी और व्यक्ति से ऐसा सुना है, उसे किसी और व्यक्ति ने बताया है। मतलब सुनी सुनाई बात यहां पे लागू नहीं होगी, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात है। और हियर से एविडेंस क्या होता है? यही होता है कि उसने एक्चुअल में वो इंसिडेंट होते हुए नहीं देखा, पर उसे किसी ने बताया है। उसकी खुद की नॉलेज नहीं है, वो उसे कहीं और से जानकारी मिली है, वो किसी भी सोर्स से। वही है हियर से एविडेंस। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इफ इट इज रेफर, यदि यह टू अ फैक्ट विच कुड बी हियर्ड। जब बात यह है कि किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, किसी सुने जा सकने तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता हो कि उसने ऐसा सुना था या उसने ऐसा सुना है। जब ये बात हो कि किसी ने एक कोई क्राइम हो रहा था, उस टाइम पे कोई चीज सुनी थी, मैं और आपको इलेबोरेट करता हूं, तो एविडेंस जो होगा, जो गवाही होगी, वो उसी व्यक्ति के द्वारा उस चीज को प्रूव किया जा सकेगा, उस व्यक्ति के द्वारा ही गवाही दी जा सकेगी जो ये कहता हो कि उसने ऐसा सुना था। पहले वाले में देख रहा था, दूसरे में क्वेश्चन उठा कि सुनने की अगर कंडीशन आए तो वही व्यक्ति बोल सकता है। इसी को लेते हैं, ए और बी का मर्डर हुआ, तो सपोज करो अब ए ने गोली से बी को मारा हो, तो सी जो था इसको आवाज आई, तो ये जो सी व्यक्ति है ये गवाह बन सकता है। ये कहेगा कि हाँ मैंने गोली की आवाज सुनी थी। अब ये सी डी को बता दे कि यार जब ये बी का मर्डर हुआ तब गोली चली थी और उसकी आवाज आई थी, तो डी कहे कि हाँ मुझे सी ने बताया कि ऐसी कोई आवाज आई थी, तो डी अलाउ नहीं होगा, पर सी अलाउ हो जाएगा क्योंकि जिसने सुना है वही विटनेस अलाउ होगा। तो एक सिंपल लाइन में कहें कि जब बात किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में हो, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने ऐसा सुना था। ये वही दूसरी बात। अब बात करते हैं तीसरी, इफ इट इज रेफर, यदि यह टू अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस और एनी अदर मैनर, यदि वह ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या अन्य किसी रीति से बोध हो सकता हो। अब इंद्रिय मतलब परसीव बाय अदर सेंस, तो इंद्रिय हमारी क्या होती हैं? 5 होती हैं। नाक सूंघ के पता चला उसे, जीभ टेस्ट करके पता चला हो, कान सुन के पता चला हो, आंखें देख के पता चला हो, स्किन टच करके पता चला हो। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं, इनसे पता चल जाता है। क्वेश्चन जब ये हो कि किसी को सेंसेस द्वारा पता चला हो, जब ये क्वेश्चन हो कि उसके सेंसेस से पता चला हो या किसी रीति और अदर मैनर के जरिए पता चला हो, है ना, कोई और अदर मैनर हो सकता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हो उसके सेंसेस से पता चलता हो, तो और
एनी अदर मैनर्स का मतलब यही है। अब यहाँ पे एनी अदर मैनर्स लिखा है, इसका मतलब इसको बहुत ब्रॉड है और यहाँ पे ही इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आंखों से देखा, कानों से सुनने की बात होगी, या 5 चीजें ये भी आ गई, इसके अलावा भी कोई और अगर मैनर्स है तो जो एविडेंस जो है वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया है। मतलब यह है कि वो साक्ष्य जो है उस साक्षी का ही होगा जो कहता है कि उसने परसीव करी है एनी अदर सेंसेस और एनी अदर मैनर्स में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो सपोज कर लो एक कोई व्यक्ति है, अंधा और बहरा है। अब उसने क्या देखा कि किसी जलाने वाले व्यक्ति के बारे में हो अगर ये मैटर, तो जो जला के आदमी जा रहा था उसके हाथ जले हुए थे, तो वो जब टकराए तो उसे जले के निशान आए, तो उसको टच से हुआ कि मतलब कोई आदमी जला है। तो उसने अपने परसीव करा इंद्रियों से, स्किन से टच करके उसे पता चला कि ये जला हुआ व्यक्ति है, तो वो कोर्ट के अंदर गवाही दे जा सकेगा। उसी की ही गवाही जिसने टच करके, जिसने फील करा, ये चलो किसी ने सूंघ के किसी स्मेल को फील करा हो कि स्मेल आ रही थी, या टेस्ट लेके, तो जिसने टेस्ट लिया है, जिसने सूंघा है, जिसने टच करके देखा था, जिसने मतलब परसीव बाय एनी अदर सेंस, उसी व्यक्ति की ही गवाही रेलिवेंट होगी। बात यहां रेलिवेंट की नहीं, सॉरी रेलिवेंट नहीं, उसकी गवाही से ही प्रूव की जा सकेगी। जो डायरेक्ट होने की बात है, प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो यही है कि वही आदमी ही होना चाहिए जो कहता हो कि उसने परसीव करा है अपने सेंसेस से और एनी अदर मैनर से, तो गवाही भी कौन देगा? वही व्यक्ति, उसी की गवाही होगी, वही प्रूव कर सकेगा। हिंदी में इसका मतलब यह लिखा हुआ है कि किसी ऐसे तथ्य के बारे में जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो यह कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रियों द्वारा या उस रीति से किया है। यह है सेक्शन सब क्लॉज इसका 3। अब बात कर लेते हैं सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 बात करता है इफ इट इज रेफर, यदि है टू एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड ऑन, ओपिनियन और ग्राउंड की बात हो, ठीक है, किसी राय के या उन आधारों की बात हो, यदि ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, जिन ओपिनियंस मतलब जिन रायों के ऊपर वह राय आधारित है, तो क्या होगा? इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड। इसका मतलब यह है तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा, तो वह उस व्यक्ति का ही, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो उस राय उन आधारों पर धारण करता है। उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो राय है उन आधारों पर धारण करता है। सिंपल वे में अगर समझे तो बात अगर ओपिनियन और उनकी ग्राउंड की आती है तो वह वही व्यक्ति दे सकता है जिसने वो ओपिनियन बनाई है, और जो उन ओपिनियंस के ग्राउंड के बेस पे बनाई है वही व्यक्ति ही इसके अंदर साक्षी हो सकता है, उसी व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा। तो ये तो थी 4 मोटी मोटी चीजें। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया। आपको ऐसे एग्जांपल सब में लेना है। ए बी जैसे मैंने आपको बताया था, इसी तरह सी है। अब इसकी मान के चलो ए बी के अंदर, अब मैं चलो ओपिनियन का ही बता दूंगा। सी ने कोई ओपिनियन बनाई है, तो सी ने ओपिनियन बनाई है, किसी ग्राउंड के ऊपर सी ने ओपिनियन बनाई है, तो सी ही साक्षी होगा, क्योंकि वो उस चीज के लिए डायरेक्ट है।
अगर वो डी को बता देता कि इस तरह की मैंने ओपिनियन बनाई थी, डी जाके बोले कि हाँ मुझे उन्होंने बताई थी ये चीज, ऐसे ऐसे उन्होंने ओपिनियन बनाई थी, तो ये भैया अलाउ नहीं करेगा सेक्शन 60। ये था इसका मतलब। अब कुछ एक्सेप्शंस है वो पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं एक्सेप्शंस? ऐसी स्मेल वाला मैंने आपको बता ही दिया। इसके एक्सेप्शंस है प्रोवाइडेड दैट, परंतु the opinion of expert expressed in any treatise commonly offered for sale and the ground on which such opinion are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead, ये important है, cannot be found, has become incapable of giving evidence or cannot be called as witness without an amount of delay or expense which the court regard as unreasonable। बात अगर विशेषज्ञों की राय की हो तो जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेस इन एनी ट्रीटीज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल, किसी बुक के अंदर वो ओपिनियन है पर वो कॉमनली एक ऑफर्ड फॉर सेल, विक्रय के लिए उपलब्ध हो। कॉमनली मतलब सामान्यता, ऐसा नहीं कि वो बहुत बहुत हर्डन्स के बाद एक वो बुक मिले कि उसके अंदर ये चीज लिखी थी। सामान्यता जनरली मतलब आम मार्केट के अंदर वो अवेलेबल हो। एंड द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड, और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित है तो उनको प्रूव किया जा सकेगा इन ट्रीटीज के द्वारा। प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज, जो ये बुक्स हैं, ऐसी बुक्स पेश करके उनके द्वारा प्रूव किया जा सकेगा अपने निरीक्षण के लिए। पर ऐसा होगा कब, ये समझ लो। इफ द ऑथर इज डेड, अगर जो ऑथर है उसका वो व्यक्ति मर गया है, मतलब उसे कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। जो व्यक्ति मर गया उसने ओपिनियन बनाई, उसे कैसे बुलाओगे? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइन डिक्लेरेशन पहुंच जाओ आप। कैन नॉट बी फाउंड, ढूंढा ही नहीं जा सकता, ऐसी सिचुएशन से कि वो मिल ही नहीं सकता है, ओपिनियन बना के चला गया। हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, है ना, वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया हो, इनकेपेबल हो गया हो गिविंग एविडेंस, कैपेबल ही ना हो कि वो एविडेंस दे सके, हो सकता है अनसाउंड माइंड हो गया हो। कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, उसे एज अ विटनेस बुलाया नहीं जा सकता, उसे एज अ गवाह के तौर पे नहीं बुलाया जा सकता है। रीजन क्या है कि उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय युक्ति समझता है उसे बुलाया नहीं जा सकता, है ना। जो ये लिखा है कोर्ट रिगार्ड एज अनरीजनेबल, युक्ति, तो इसका मतलब यही कि उस गवाह को जिसने ओपिनियंस ऐसी बनाई थी, जिन ग्राउंड पे बनाई थी, अब उस व्यक्ति को बुलाने में इतना कोर्ट का खर्चा हो जाएगा या इतना डिले हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके जो ओपिनियंस हैं वो डायरेक्ट ना होके जो वो बुक्स हैं वो निरीक्षण के लिए ले ली जाएंगी और उनके जरिए प्रूव किया जा सकेगा। यहां पे ही सिर्फ एक है कि जहां पे डायरेक्ट नहीं होगा, जिसने मतलब ओपिनियन बनाई है उसी को बुलाओ। अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि नहीं बुलाया जा सकता, तो उसने जो बुक्स लिखी हैं, जिन आधारों के बिहार पे उसने जो राय बनाई है, वो किसी आमतौर पर किसी बुक के अंदर अवेलेबल है, तो उन बुक्स को निरीक्षण के लिए कोर्ट क्या कर सकेगा, कोर्ट में मंगा सकेगा और उनके बिहार पे उन्हें साबित किया जा सकेगा। ये तो बात हुई है। हिंदी भाषियों के लिए समझा दूं मैं एक लाइन के अंदर, तो ये मतलब है इस प्रोवाइजो का
परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्ति है और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं, यदि रचयिता मर गया हो, पहली बात, और वह मिल नहीं सकता, दूसरी बात, या तीसरी बात वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया हो, चौथी बात, या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्त युक्त समझता है साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे। हिंदी भाषियों के लिए यह है इसका मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया। इसका दूसरा प्रोवाइजो देख लेते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ठीक है, फर्दर दैट प्रोवाइजो क्या दे रहे हैं ये देख लेते हैं। इफ ओरल एविडेंस रिफर टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग, जो मौखिक साक्ष्य है वो रिफर कर रहा हो एग्जिस्टेंस किसी मटेरियल थिंग की, एनी मटेरियल थिंग की, या कंडीशंस एनी मटेरियल थिंग की, देन अ डॉक्यूमेंट द कोर्ट में इफ इट इज थिंक, कोर्ट चाहे तो जैसा उसे सही लगे, रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शंस, वो क्या कर सकता है, निरीक्षण के लिए उस मटेरियल थिंग्स को मंगा सकता है ना। जब बात यह हो कि कोई मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में हो, किसी भौतिक चीज के, है ना, मटेरियल थिंग मतलब भौतिक चीज की दशा या अस्तित्व के बारे में हो, तो कोर्ट क्या कर सकता है, अगर वो ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। रिक्वायर कर सकेगा मतलब अपेक्षित कर सकेगा। एक सिंपल लाइन के अंदर समझें, जब बात कोई मौखिक दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या उसकी दशा के बारे में हो, तो कोर्ट अपेक्षित कर सकेगा क्या, कि ऐसी भौतिक चीज को अपने निरीक्षण के लिए वो पेश करवा ले अपने सामने। ये सेक्शन 60 कहता है। एक्चुअल में ये एक्सेप्शंस हैं, सेक्शन 59 और 60 के। जो ये चैप्टर है, जो ये बात करता है मौखिक साक्ष्य के विषय में, उसके एक्सेप्शंस हैं। ये चैप्टर 4 के एक्सेप्शंस हैं। ये एक एक्सेप्शंस तो ये है। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो एक एक्सेप्शंस तो ये, इसका जो प्रोवाइजो ये एक्सेप्शंस है इसका, कि वहां पे ओरल एविडेंस डायरेक्ट भी नहीं हो सकता। ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट मस्ट बी डायरेक्ट, होना चाहिए, ओरल एविडेंस डायरेक्ट ही होगा, लेकिन इस कंडीशन में कि कोई ओपिनियन और उनकी ग्राउंड की बात है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब वो व्यक्ति मर गया हो, मिल नहीं रहा हो, असमर्थ हो गया हो, या उसको बुलाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, ऐसा कोर्ट अगर सही समझता है, ठीक, तो वो जो बुक्स जिसके अंदर ऐसी ओपिनियंस हैं जो जनरली आमतौर पर ऑफर हैं सेल के लिए, तो उन बुक्स के बिहाफ पर भी वो चीज प्रूव की जा सके। तो ये ओरल डायरेक्ट तो हुआ नहीं, इनडायरेक्ट हो गया। तो ये क्या था, एक्सेप्शंस था। सेम दूसरी बात में कही, अगर मटेरियल थिंग की बात करी गई हो, उस मटेरियल थिंग की एग्जिस्टेंस की वो अस्तित्व रखता है और उसकी दशा के बारे में, कंडीशन के बारे में, तो कोर्ट जैसा ठीक समझे वो रिक्वायर कर सकता है उस मटेरियल थिंग को अपने सामने पेश कर दे और उसका निरीक्षण कर सके। यही चीज जो है, जो आपको कई बार देखने को मिलता है कोर्ट के अंदर, एमएचसीएम उस चीज को पेश करता है, उसकी दशा क्या है। जैसे कोई चाकू हो गया या कोई गाड़ी की कंडीशन है, तो वो गवाह को दिखाई दे दी जाती है। या सभी कोर्ट रिक्वायर समझे, कोर्ट देखने के लिए, निरीक्षण के लिए, हाँ क्या है,
भाई गवाह कोई जैसे गवाही दे रहा है कि इसको डंडे से मारा गया था, अब वो डंडा मंगा लिया जाता है, तो डंडे के जरिए वो चीज प्रूव करी जाती है। ये कोई और व्हीकल है किस प्रॉपर्टी, उसको उसको कोई और चीज किस प्रॉपर्टी है, उसको कोर्ट में बुला लेता है, कोर्ट जैसा ठीक समझे। वो डिस्कशन पावर है कोर्ट की, कोर्ट में इफ थिंग्स फिट, अगर उसको सही लगता हो, अब कोर्ट को लगेगा सही तो मंगा लेगा। है ना, तो ये थे इसके एक्सेप्शंस। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके कॉन्सेप्ट के लिए, कोर्ट के अंदर काम करने के लिए भी ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले वकील साहब को जवाब दे पाओगे कोर्ट में कि ये चीज यहां अलाउ नहीं है, इसको आप नहीं पूछ सकते। ये जो जजमेंट आई है धीरे धीरे उनके जरिए निकले हैं, और जो एक्सेप्शंस हैं इस सेक्शंस के, जो 59 और 60 के जो एक्सेप्शंस हैं, वो चीज भी इसके अंदर बताई गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके थे उसके तो जवाब मिल चुके हैं आपको, और कुछ क्वेश्चन बचे उनके जवाब ये मिल जाएंगे। हियर से एविडेंस, हियर से एविडेंस क्या होता है, अगर आपको एक लाइन के अंदर समझना हो तो स्टेटमेंट गिवन बाय अ विटनेस नॉट इन हिज ओन नॉलेज, कोई कथन दिया गया हो विटनेस के द्वारा, पर वो उसकी खुद अपनी नॉलेज के बेस पे ना दिया गया हो, बट अपॉन द नॉलेज ऑफ समवन एल्स, किसी और व्यक्ति की नॉलेज के आधार पर दिया गया हो, उसे कहते हैं हियर से एविडेंस, मतलब सुनी सुनाई गवाही। मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था कि उसने खुद नहीं चीज उसको पता है, उसकी स्टेटमेंट अपने, उसने खुद नहीं देखा, उसने खुद नहीं सुना, उसने इंद्रियों से खुद परसीव नहीं करा, उसने खुद नहीं सूंघा, खुद टेस्ट नहीं किया, पर उसे किसी और ने ऐसी चीज बताई, उसके बिहाफ पे वो गवाही देने जा रहा है, तो उसे कहेंगे हियर से एविडेंस। स्टेटमेंट गिवन बाय अ विटनेस नॉट ऑन हिज ओन नॉलेज, उसकी अपनी खुद की नॉलेज के बेस पे नहीं होगी, बट अपॉन द नॉलेज ऑफ समवन एल्स, किसी और की नॉलेज के आधार पर उसकी ये नॉलेज होगी। ये तो भाई एक पहली बात। दूसरी, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एंड एक्सक्लूड इनडायरेक्ट एंड हियरसे एविडेंस। दूसरी बात, ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट ही होना चाहिए, और ये एक्सक्लूड करता है, मतलब अलग करता है इनडायरेक्ट और हियरसे एविडेंस को। हियरसे एविडेंस इज एन एक्सेप्शन ऑफ ओरल एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो हियरसे एविडेंस इज एन एक्सेप्शन ऑफ ओरल एविडेंस, तो हियरसे एविडेंस है वो एक्सेप्शन है किस चीज का, ओरल एविडेंस का। और ये कई बार आपके लिए प्री में सीधी एक लाइन डाल देता है कि इट इज ट्रू और फॉल्स, तो इट्स अ ट्रू। और ये बताया कि इसमें कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री एंड अदर, इस जजमेंट के अंदर बताया कि हियरसे एविडेंस इज एन एक्सेप्शन ऑफ ओरल एविडेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ हियरसे एविडेंस। अब वही बात, जो एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ हियरसे एविडेंस, एक्सेप्शंस क्या है 59 और 60 के, हियरसे एविडेंस कहां कहां पे दिया जा सकेगा। द जनरल रूल इज दैट, द जनरल रूल क्या है, आमतौर पर सामान्यता रूल क्या है, सामान्य रूल क्या है, द जनरल रूल इज दैट हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल इन कोर्ट। तो सामान्य रूल तो ये है कि हियरसे जो एविडेंस है वो एडमिसेबल नहीं है कोर्ट के अंदर ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अकॉर्डिंग जो हियरसे एविडेंस है उसका सामान्य रूल ये है कि वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्ट, बट देखो बट लगा दिया ना, होना चाहिए डायरेक्ट, बट इट इज सेड दैट जैसे कहा था दैट हियरसे एविडेंस इज नॉट एविडेंस,
हियर से एविडेंस इज नॉट एविडेंस। डायरेक्ट मतलब हियर से एविडेंस क्या है, एविडेंस ही नहीं है, जबकि डायरेक्ट एविडेंस इज मोर रिलायबल एंड एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। तो डायरेक्ट एविडेंस है, इसके ऊपर ज्यादा रिलाई किया जाएगा, मोर रिलायबल है एंड एक्सेप्टेबल है इन द कोर्ट। इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्ट एविडेंस है उसकी वैल्यू, उस एविडेंस की वैल्यू ज्यादा है कोर्ट के अंदर, वो एक्सेप्टेबल ज्यादा है। डायरेक्ट एविडेंस के बिहाफ पर ही केवल कन्विक्शन की जा सकेगी, पर हियर से एविडेंस के बिहाफ पर कन्विक्शन की जा सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत वीक टाइप ऑफ एविडेंस है हियर से एविडेंस। फिर आगे बात कही, बट इन सब बातों के होते हुए भी बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, पर इस रूल के कुछ एक्शंस हैं। इन सब बातों के होते हुए भी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है ऑफ दिस रूल, इस रूल के कि एविडेंस डायरेक्ट ही होना चाहिए। इस रूल के बावजूद भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है कि हियर से एविडेंस इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जब हियर से एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, इन सर्कमस्टांसेस में जो एक्सेप्शंस हैं जनरली डायरेक्ट होना चाहिए, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कोर्ट अलाउ करता है हियर से एविडेंस को ही। जैसे पहली बात, इन पांचों चीजों को आप 6 चीजों को आपको याद रखना है, और 7वीं चीज मैंने आपको जो बताई थी अभी, इसके जो प्रोवाइजो बताए थे मैंने सेक्शन 60 के, वो प्लस ये 6 चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, रेस जेस्टे, सेक्शन 6 के अंदर रेस जेस्टे आपको बताया गया है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो, वहां पे कोई अगर हियर से एविडेंस आता है तो वो रेलिवेंट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल है, कोर्ट उसके ऊपर रिलाई कर सकता है। पर कंप्लीटली सोल हियर से एविडेंस के बिहाफ पे किसी को कन्विक्शन कर दी जाए, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं सेकंड नंबर की, एडमिशंस 17 से 23, कन्फेशन हो गया आपका 24 से लेके 30 तक, 32 हो गया डाइंग डिक्लेरेशंस, 3 नंबर हो गया कन्फेशन, 4 हो गया डाइंग डिक्लेरेशन, 5 हो गया एविडेंस गिवन इन फॉर्मल प्रोसीडिंग, और 6 हो गया पब्लिक डॉक्यूमेंट 74। तो ये जो 6 पोजीशंस हैं, इन स्थितियों में क्या होगा, ये सेक्शन 59 और 60 का क्या होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, जनरल रूल के एक्सेप्शंस होंगे। नेक्स्ट बात समझ लेते हैं, व्हेन द विटनेस इज अलाइव, पॉइंट, व्हेन द विटनेस इज अलाइव, जब जो साक्षी है, गवाह जिंदा है, he has to be appear in the court to give his opposition, उसे क्या करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा कोर्ट में, अपनी डिपोजिशन देने के लिए, गवाही देने के लिए कोर्ट में आना ही पड़ेगा। His affidavit cannot be admissible in the evidence। बात ये कहना चाहता है कि अगर गवाह जिंदा है तो उसे कोर्ट में गवाही देने आना ही पड़ेगा। वो एक एफिडेविट पे अपनी कोई बात लिख के कोर्ट में नहीं दे सकता, और ऐसी अगर कोई एफिडेविट उसके द्वारा दिया जाता है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। ये हमें बताया मुनीर अहमद वर्सेस स्टेट AIR 1989। कोई गवाह अगर जिंदा है तो उसको गवाही देने के लिए कोर्ट में आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। और सपोज करो ऐसा होता कि कोई गवाह है, उसने देखा है, अपनी आंखों से होते हुए देखा है, वो क्या करता है, कोर्ट के अंदर ही ऑन ओथ बोलते हैं, तो उसने ऑन ओथ एक एफिडेविट दे दिया अपना कोर्ट के अंदर की, जो मैं ये भी बोल रहा हूं ये बिल्कुल सच है, पर मैं कोर्ट नहीं आ सकता। तो
मुनीर अहमद वर्सेस स्टेट AIR 1989 के अंदर ये बताया गया, ये हेल्ड किया गया कि अगर विटनेस जिंदा है तो उसकी गवाही कोर्ट में ही होगी, उसकी डिपोजिशन उसने कोर्ट में दिया, उसी के ऊपर ही कोर्ट रिलाई करेगा। उसने अगर कोई एफिडेविट दिया है अपना कुछ भी, तो उसको वो एडमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट समझ लेते हैं, द एविडेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, द एविडेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एज टू रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सम पर्सन इज नॉट एडमिसिबल। पुलिस ऑफिसर कोई गवाही देता है किसी और की इंफॉर्मेशन, मतलब हियर से एविडेंस, रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम पर्सन, किसी और व्यक्ति से उसे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, ऐसी गवाही कोई पुलिस वाला देता है ऐसे एविडेंस के लिए, तो नॉट एडमिसिबल, वो एडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन अनलेस, जब तक, कब तक नहीं होगी, द पर्सन मेकिंग सच इंफॉर्मेशन इज आल्सो एग्जामिन्ड एज अ विटनेस। मतलब ये कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी और व्यक्ति से कोई इंफॉर्मेशन जैसे रिसीव होती है, मान लो कोई एक पब्लिक पर्सन है, वो किसी पुलिस वाले को बताता है कि मैंने ऐसे मर्डर होते हुए देखा है, और ऐसी इंफॉर्मेशन ये कोर्ट कहता है, बुक दोबल वर्सेस स्टेट AIR के अंदर ये हेल्ड करा गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पुलिस वाले को किसी और व्यक्ति से मिली है, रिसीव हुई है किसी और व्यक्ति से, उसके बिहाफ पे अगर कोई पुलिस वाला गवाही देता है तो वो एडमिसिबल नहीं है। ये बात बताई, पहली बात तो इतनी हुई, ठीक। पर वही उसने ये कह दिया कि अगर ये इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति से इस पुलिस वाले को मिली है, अगर उसे एग्जामिन कर लिया गया है कोर्ट के अंदर एज अ विटनेस, एग्जामिन का मतलब इसका क्रॉस सीप सब कुछ हो गया है, एग्जामिन मतलब उसको टेस्टिफाई कर लिया गया है कोर्ट के अंदर, अगर उसको एग्जामिन कर लिया गया है तो फिर इस पुलिस वाले ने जो गवाही दी होगी इसकी गवाही भी रेलिवेंट हो जाएगी, मतलब एडमिसिबल हो जाएगी। मतलब सिंपल सा है, बिल्कुल इजी वे में अगर समझे हम तो ये कहना चाहता है कि मान के चलो एक कोई मर्डर हुआ है और मर्डर पे किसी एक आई विटनेस से कोई चीज होते हुए देखी, अब वो पुलिस वाले आए, उसने पुलिस वालों को बता दी कि ये चीज हुई थी। अब पुलिस वालों ने क्या करा, उसको गवाह नहीं बनाया, ये गवाह बनाया भी तो चलो वो कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया नहीं गया। पुलिस वाले ने पर वही बोला कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसी ऐसी चीज बताई थी, तो वो पुलिस वाले की जो ऐसी गवाही है वो एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट ये कहता है। पर वो ये कहता है कि किसी, अब इसी को समझते, जिस गवाह ने बताया था उसको पुलिस वाले ने गवाही भी गवाह के तौर पे बनाया हुआ है, तो उसके कोर्ट के अंदर गवाही हुई और सारी चीजें टेस्टिफाई हो गई। अब जब पुलिस वाले का है तो उसने बताया कि भाई उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, तो उसकी भी गवाही हो गई। अब उसकी जो ये गवाही है ना वो एडमिसिबल हो जाएगी। जब जिस व्यक्ति के बिहाफ पे, जिस व्यक्ति से सुन के वो गवाही कोर्ट के अंदर दे रहा है, उस व्यक्ति को अगर एग्जामिन कर लिया गया है तो फिर ये व्यक्ति जो पुलिस वाला है इसकी भी गवाही एडमिसिबल होगा। ये वुक दोमल वर्सेस स्टेट AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया, ये मैं बताया। तो ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल फिर एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप बने रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। एक और बात, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए आपको, तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम के अंदर, लीगल गाइड 360 को, वहां पे आपको इसकी PDF मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। और कोई और इंक्वायरीज के अलावा भी अगर आपकी होती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, whenever I free I'll reply you।